हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये यूनिट 9 से कुछ और एमसीक्यूज़ में लेके आई हूँ और इससे पहले भी एक वीडियो जो है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो इन दोनों वीडियोस में मैंने कोशिश की है कि जो भी यूनिट 9 है उसके जितने भी सब टॉपिक हैं इन क्वेश्चन के माध्यम से आपका रिविज़न हो सके। तो पहला प्रश्न है, पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए एंड इसका सही जवाब जो होगा वो होगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। और ये पॉक्सो जो एक्ट है वो 14 नवंबर 2012 को बना था और इसका उद्देश्य क्या था कि बाल यौन शोषण और चाइल्ड पोर्नोग्राफी सहित अन्य अपराधों से निपटने के लिए, जिसमें मेनली जो सेक्सुअल हरासमेंट थे, पोर्नोग्राफी थे या सेक्सुअल असॉल्ट थे, टच करना या फिर ऐसी चीज़ें जो है वो इसमें ध्यान रखी गई थी और उस हिसाब से अपराधों के हिसाब से जो है वो सज़ा का प्रावधान था। फिर आया पॉक्सो अमेंडमेंट बिल 2019 में, जिसमें जो पहले सज़ा के प्रावधान थे उनमें जो है बदलाव किए गए। जहां कहीं किसी अपराध में 7 साल की सज़ा थी तो फिर 10 साल की सज़ा की गई। किसी में जो बेल की ना प्रावधान की जाने की ऐसी जो है वो बढ़ोतरी की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 2 जो मिशन था वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य चंद्रमा की ऊपरी सतह की जांच करना था, चट्टानों में खनिज पदार्थों की जांच करना, जल की उपस्थिति का जांच करना था। और ये जो मिशन लॉन्च किया था किसने, हमारी भारत की एजेंसी है इसरो ने, बिल्कुल, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर उतरेगा नहीं, उतर चुका है, मतलब ये, लेकिन उत्तरी ध्रुव पे नहीं उतरना था, इसको उतरना था दक्षिणी ध्रुव पे। तो ये ही कथन जो है वो असत्य है। तो ये चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पे नहीं, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जो है इसको उतरना था। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा स्कीम जिसको 1 अप्रैल 2000 को लागू किया गया था, ये जो है ए है। और बी क्या कहता है कि इसका लाभ 65 वर्ष से ऊपर सभी जो वृद्ध जनसंख्या है उसको प्राप्त होगा। तो कौन सा इसमें सत्य है, तो इसमें सत्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए है। बी इसलिए नहीं सत्य है क्योंकि ये 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या को प्राप्त होगी, मतलब जो भी वृद्ध जन है, लेकिन उनके पास इनकम नहीं होगी, वो पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठाते होंगे और वो उनके पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होगा। तो ये वृद्ध जनों के लिए है अन्नपूर्णा स्कीम। तो इसमें बी जो है वो गलत है और सिर्फ ए कथन जो है वो सत्य है। अगला है, मेगा फूड पार्क स्कीम के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यह योजना 2008 में लॉन्च हुई थी। मेगा फूड पार्क के लिए 40 एकड़ से ज़्यादा भूमि होनी चाहिए। 42 फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली और पहली मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में श्रीनी फूड पार्क बना। ठीक है, तो इसमें असत्य कथन जो है आपने अभी तक देख लिया होगा और उसका असत्य कथन ये है कि यह मेगा फूड पार्क जो बनाने होंगे तो उसके लिए 40 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं, 50 एकड़ से ज़्यादा भूमि रहेगी, तभी जाके मतलब किसी मेगा फूड पार्क को परमिशन मिलेगा, ठीक है, बनाने के लिए। और इसका जो टर्नओवर होना चाहिए वो 400 से 500 करोड़ होना चाहिए और ये कम से कम मतलब 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा लोगों को क्या दे सके, मतलब रोजगार दे सके। सो मेगा फूड पार्क जो है इसलिए बनाई गई थी। और मेगा फूड पार्क बनाने का क्या पर्पज़ है, ताकि ये डायरेक्ट लिंक कर सके फ्रॉम फार्मर टू प्रोसेसिंग एंड देन टू कंज्यूमर मार्केट, बीचौलिया ना हो, और जिसकी वजह से फार्मर्स की जो है इनकम बढ़े, उनको सुविधाएं मिले, उन तक अच्छी सुविधाएं पहुंच सके। तो इन सब पर्पस के लिए जो है वो मेगा फूड पार्क की स्कीम्स जो है वो 2008 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी ये कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में है। और ये आते किसके अंतर्गत हैं, तो ये आते हैं जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज MOFPI के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह एक्ट 12 सितंबर 2013 को बना था और आज मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें 10 सितंबर लिखा हुआ है और किसी ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया था और सबने जो है वो पोल भी कर दिया था। इसका उद्देश्य सब्सिडी पर फूड ग्रेन को मुहैया कराना था। हाँ, सब्सिडी पे जैसे आप जानते हैं BPL कार्ड APL कार्ड हैं कि लोग जो है वो उनकी पहुंच खाद्य पदार्थों तक हो सके अफोर्डेबल प्राइसेस में, जैसे कि गेहूं जो है वो 3 रुपये किलो, चावल गेहूं 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो लोगों को मिल जाते हैं। क्योंकि वो अपने लाइफ को डिग्निटी के साथ में जी सकें। 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% जो है नगरीय जनसंख्या को सब्सिडी पर फूड ग्रेन उपलब्ध कराना जो है इस एक्ट का जो था।
प्रावधान था इसमें। तो उपरोक्त ये सभी कथन जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीआरबी 2018 के अनुसार आत्महत्या की दर के हिसाब से राज्यों के घटते क्रम में लगाइए। जो भी राज्य हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है आत्महत्या हो रही है, और आत्महत्या जो है सबसे ज़्यादा किस जो है वो क्षेत्र में हो रही है, तो फार्म सेक्टर में जिसमें कि किसान हैं और जो मजदूर वर्ग हैं, जो असंगठित मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर है, वो उनके अंदर ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। सो इसको आप देख लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कौन सा साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता है, तो डाटा थेफ्ट करना आता है, बिल्कुल डाटा चोरी आती है। डैमेज टू डाटा एंड सिस्टम्स को बिल्कुल कुछ मेलवेयर भेज के, वायरस भेज के कर देना, ये भी आता है। पोर्नोग्राफी भी आती है। लेकिन इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, तो ये जो है वो डाटा क्राइम में साइबर क्राइम में नहीं आता है। अगला है कौन सा एक्ट लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है ई गवर्नेंस के लिए भारत में, तो ये जो है आईटी एक्ट 2000 जो है वो प्रोवाइड कराता है। और आईटी एक्ट में अमेंडमेंट कब हुआ था, 2008 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी एक्ट का कौन सा सेक्शन जो है वो साइबर टेररिज्म से संबंधित है, तो सेक्शन 66F या BAC, तो सभी सेक्शंस जो हैं वो किसी न किसी क्राइम से, साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं, इसमें उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो 66F जो है उसके उस सेक्शन में साइबर टेररिज्म के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब बनी थी, सो ये जो बनी थी वो 17 अक्टूबर 2000 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वही आईटी एक्ट जिसको आप कह रहे हैं, 17 अक्टूबर 2000 को, और इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2008 में। अगला प्रश्न है एनसीआरबी, ये जो कि 3 सेंटेंसेस है, इसमें से आपको बताना है कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो एनसीआरबी 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 2017 की तुलना में अपराध में 1.3% की वृद्धि हुई है, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है पहली बार एनसीआरबी 2018 ने साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन का डाटा जो है वो शामिल किया था। तीसरा जो है वो 2017 के एनसीआरबी रिपोर्ट में लिंचिंग के मामले दर्ज नहीं हैं। तो इसमें कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है, तो सत्य कथन हमें ढूंढना है। तो ए और सी जो है वो कथन सत्य है, और जो बीच वाला कथन है वो पहली बार एनसीआरबी 2018 में नहीं 2017 में जो एनसीआरबी जो डाटा देती है, रिपोर्ट देती है, उसमें जो है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन का डाटा शामिल किया गया था। एनसीआरबी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, और इसकी स्थापना जो है वो 1986 में की गई थी। और ये सारे जो भी डाटा होते हैं उनको कलेक्ट करके रखती है, ताकि पुलिस की जो सिस्टम है वो सही हो सके। इसमें तरह तरह के डाटा जैसे कि अपराध हो गया, दुर्घटना, आत्महत्याओं से संबंधित और भी डाटा जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। और एनसीआरबी जो है वो उसने एक पोर्टल भी लागू किया था जिसका नाम है नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल, जो है वो 2017 में लॉन्च किया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत